नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीतिक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। प्राचीन मगध से लेकर आज के भारत के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले राज्य तक बिहार का सफर काफी दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहा है। बिल्कुल। हमारे पास द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, पावर, प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े कुछ विश्लेषण हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालकर ये समझें कि बिहार की राजनीति कैसे बदली है और इसका क्या महत्व है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि बिहार की कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र, सामाजिक बदलावों और विकास की जो जद्दोजहद है उसे भी दर्शाती है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे जाति, नेतृत्व और तरक्की की जो चाहत है उसने बिहार की राजनीति को आज का रूप दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की आज की जो राजनीतिक पहचान है उसकी नींव तो 1912 में ही पड़ गई थी, जब वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। जी। और आज़ादी की लड़ाई में भी बिहार का रोल काफ़ी बड़ा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने, वो यहीं से थे। हाँ, बिल्कुल। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला। हाँ, वो तो मील का पत्थर था। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जगाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। सही। फिर 1937 में कांग्रेस जीती और श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें लोग प्यार से श्री बाबू कहते थे, बिहार केसरी भी। हाँ, बिहार केसरी, वो प्रीमियर बने। और फिर आज़ादी के बाद 1947 से 1961 तक उनका ही दौर रहा। कई लोग उसे बिहार का स्वर्ण युग भी मानते हैं। स्वर्ण युग? ऐसा क्यों? क्या खास हुआ था उस दौरान? देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो श्री बाबू ने जमींदारी प्रथा खत्म की, और ये भारत में सबसे पहले बिहार में हुआ। अच्छा, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, इससे गांव में जो सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था थी वो टूटी। और दूसरा, उन्होंने उद्योग और शिक्षा पर बहुत जोर दिया। जैसे बरौनी रिफाइनरी, सिंदरी का खाद कारखाना और रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, HEC जिसे कहते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। तो मतलब विकास की नींव रखी गई उस समय। प्रशासन कैसा था? उनके साथ थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार विभूति। जी हाँ, बिहार विभूति। दोनों की जोड़ी ने बहुत कुशल प्रशासन दिया। इतनी तारीफ थी कि प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिकी एक्सपर्ट पॉल एप्पलबी को राज्यों का हाल देखने भेजा था ना। हाँ, सुना है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बिहार को उस समय भारत का सबसे अच्छा प्रशासित राज्य बताया था। अच्छा। हाँ, कोसी नदी पर बांध जैसी बड़ी परियोजनाएं भी इसी दौर में बनी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता थी तो अच्छा प्रशासन और विकास की नींव पड़ी। लेकिन ये दौर फिर ज्यादा लंबा चला नहीं। 1957 में अनुग्रह बाबू और 1961 में श्री बाबू दोनों का निधन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वहीं से कह सकते हैं बिहार की राजनीति में अस्थिरता का एक लंबा दौर शुरू हुआ, करीब 30 साल का, 1961 से 1990 तक। श्री बाबू के जाने के बाद एक खालीपन सा आ गया। पहले दीप नारायण सिंह कुछ दिन मुख्यमंत्री रहे, फिर विनोदानंद झा आए। और 1967 के चुनाव के बाद तो स्थिति शायद और बिगड़ गई थी, है ना? बिल्कुल। कांग्रेस कमजोर हुई और फिर तो जैसे मुख्यमंत्रियों की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बन गई। मतलब गठबंधन बनते बिगड़ते रहे, सरकारें हफ्तों महीनों में गिर जाती थीं, कई बार राष्ट्रपति शासन लगा। आप सोचिए, 1990 तक बिहार 23 मुख्यमंत्री देख चुका था। 23? और राष्ट्रपति शासन 5 बार। बाप रे, इसका असर तो बहुत बुरा पड़ा होगा विकास पर। बहुत बुरा। शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। विकास तो भूल जाइए। अपराध इतने बड़े कि डालमिया नगर जैसे औद्योगिक इलाके उजड़ गए। लूट, अपहरण, हत्या, ये सब आम बातें हो गई थी। दूसरे राज्यों के जो कर्मचारी थे वो डरकर बिहार छोड़ने लगे थे, और इसी राजनीतिक अस्थिरता ने बिहार को विकास की दौड़ में बहुत पीछे धकेल दिया। वो बीमारू वाली छवि शायद यहीं से बननी शुरू हुई। हाँ, कह सकते हैं इसी दौर में वो छवि मजबूत हुई जिसका असर दशकों तक रहा। पर इसी दौर में अस्थिरता के बीच पिछड़ों की राजनीति भी तो भर रही थी। हाँ, ये भी हुआ। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता सामने आए, उन्होंने पिछड़े वर्गों की आवाज उठाई। फिर मंडल कमीशन की सिफारिशें आईं, उससे भी सामाजिक समीकरण बदलने लगे। बीच में जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस लौटी भी थी। हाँ, लौटी जरूर, पर जो बुनियादी समस्याएं थीं जैसे भ्रष्टाचार, शासन की कमी, वो बनी रहीं। तो कुल मिलाकर 1990 तक उथल-पुथल का ही माहौल रहा। बिल्कुल। फिर आया 1990 का दशक और लालू प्रसाद यादव का उदय। हाँ, ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। हाँ, निश्चित रूप से। उनका जो लगभग 15 साल का शासन रहा, 1990 से 2005 तक,
वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बहुत अहम था। उनका मुख्यमंत्री बनना भी अप्रत्याशित था शायद। हाँ, देवीलाल ने उनका नाम आगे बढ़ाया था। उनका मुख्य नारा था सामाजिक न्याय। उन्होंने पिछड़ी जातियों, दलितों और मुसलमानों को एकजुट किया। उन्हें एक राजनीतिक आवाज दी, जिसे वो कहते थे इज्जत दिलाना। वो भूरा बाल साफ करो वाला नारा भी तो इसी दौर का है। मतलब भूमियार राजपूत ब्राह्मण लाला को सत्ता से हटाने की बात। जी हाँ, वो उसी सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया था। उन्होंने पिछड़े समुदायों के लोगों की सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर भर्ती की। अधिकारियों के तबादले भी खूब हुए, खासकर सवर्ण जातियों के। तो इसके दो पहलू देखे जाते हैं। कुछ लोग इसे प्रशासनिक पतन कहते हैं और कुछ लोग इसे सशक्तिकरण। उनके समर्थक कहते थे कि सदियों से दबे कुचले लोगों को आवाज मिली। एक स्टडी है जो बताती है कि मुसहर जैसे सबसे गरीब समुदाय भी लालू के वफादार बने रहे। क्यों? विकास तो शायद धीमा था उस वक्त। हाँ, विकास धीमा था, लेकिन उन्हें पहली बार लगा कि उनकी कोई सुनने वाला है। उन्हें अपनी मर्जी से वोट डालने की आज़ादी मिली है, इज्जत मिली है। तो उनके लिए ये बड़ी बात थी। गांवों में भी इसका असर पड़ा होगा, सत्ता समीकरण बदले होंगे। बिल्कुल। दलित और पिछड़ी जातियां अपने हकों के लिए ज्यादा मुखर हुईं, जैसे मनरेगा में सही मजदूरी मांगना। कई जगह सवर्ण जमींदारों का दबदबा कम हुआ। उन्होंने कुछ लोक लुभावन नीतियां भी शुरू की थी ना, जैसे चरवाहा विद्यालय। हाँ, चरवाहा विद्यालय थे, मतलब पशु चराने वाले बच्चों के लिए स्कूल। हालांकि वो कितने सफल हुए इस पर सवाल है। ताड़ी पर टैक्स हटाया, आरक्षण नियमों की अनदेखी को अपराध बनाया। एक दिलचस्प बात भी है शायद अंग्रेजी को लेकर। हाँ, ये दिलचस्प है। 1993 में उन्होंने अंग्रेजी को स्कूली पाठ्यक्रम में वापस लाने की वकालत भी की थी। लेकिन इस दौर का एक दूसरा पहलू भी है, कानून व्यवस्था का बिगड़ना और जातिगत हिंसा का बढ़ना। हाँ, ये उस दौर का कह सकते हैं स्याह पहलू है। जातिगत संघर्ष बहुत बढ़ गए। कई भयानक नरसंहार हुए जिनमें दोनों तरफ के लोग मारे गए। सवर्ण जातियों के हमले भी हुए और फिर पिछड़ी और दलित जातियों ने बदला भी लिया। जंगल राज का मुहावरा भी शायद इसी दौर में। हाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जंगल राज का जुमला इसी दौर में खूब इस्तेमाल हुआ। और आर्थिक मोर्चे पर देखें तो ये दौर लगभग ठहराव का ही था। विकास दर बहुत धीमी थी। फिर चारा घोटाला सामने आया। जी, चारा घोटाला एक बड़ा मामला बना और जुलाई 1997 में लालू यादव को गिरफ्तार होना पड़ा। और जेल जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, बिल्कुल। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था और वो 2005 तक 3 बार मुख्यमंत्री रहीं। इसी दौर को सबसे ज्यादा जंगल राज कहा गया। हाँ, माना जाता था कि शासन लालू यादव जेल से ही चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर लालू राबड़ी युग ने सामाजिक समीकरण जरूर बदले, पिछड़ों दलितों को राजनीतिक ताकत दी, लेकिन विकास और सुशासन की कीमत पर। और 2005 में फिर इस दौर का अंत हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उनका नारा था न्याय के साथ विकास। सही। नीतीश कुमार वैसे पहली बार मार्च 2000 में सिर्फ 7 दिन चले सीएम बने थे, लेकिन स्थायी तौर पर नवंबर 2005 में एनडीए की जीत के बाद सत्ता में आए। उनका आना लालू युग की राजनीति से एक तरह का बदलाव था। मतलब फोकस सामाजिक न्याय से हटकर विकास पर आ गया। हाँ, जोर विकास पर देने की बात कही गई। हालांकि पिछड़े वर्गों पर ध्यान उनका भी रहा, लेकिन मुख्य मुद्दा विकास बनाया गया। उनके शुरुआती सालों में क्या बड़े काम हुए जिनसे लगा कि हाँ कुछ बदल रहा है? शुरू में उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने पर काफी ध्यान दिया। ये एक बड़ी चिंता थी। फिर लाखों स्कूल शिक्षकों की भर्ती की। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हाजिरी पक्की करवाई। अच्छा। गांवों में बिजली पहुंचाना, सड़कों का जाल बिछाना, ये सब काम तेजी से हुए। और वो लड़कियों के लिए साइकिल योजना, हाँ, उसकी तो काफी चर्चा हुई थी। वो बहुत सफल रही। स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर भी कम हुई। आर्थिक मोर्चे पर क्या असर दिखा आपने? लालू युग में ठहराव की बात की थी। यहाँ तस्वीर बिल्कुल बदली। अगर आंकड़े देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था, जीएसडीपी जिसे कहते हैं, जो 2004-05 में लगभग 77,000 करोड़ रुपए थी, वो 2023-24 तक बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई। अरे वाह, ये तो करीब 11 गुना बढ़ोतरी है। हाँ, और बिहार की विकास दर लगातार 9% से ज्यादा रही। ये इसे देश के सबसे तेज रफ्तार वाले राज्यों में से एक बनाती है।
इसमें सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है, करीब 59%। गरीबी पर भी कुछ असर पड़ा, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार का। हाँ, नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि जो बहुआयामी गरीबी थी वो 2015-16 में करीब 52% थी। यानी आधे से ज्यादा लोग। जी, वो 2021-22 में घटकर लगभग 34% रह गई। मतलब करीब 3.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन 34% भी तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, इतनी कमी के बाद भी बिहार आज भी देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। 2022-23 में भी गरीबी दर 26% से ज्यादा थी। तो सुधार हुआ है, पर मंजिल अभी दूर है। महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका कार्यक्रम का भी काफी जिक्र होता है। हाँ, जीविका के जरिए लाखों स्वयं सहायता समूह बने हैं। और एक नया टर्म भी आया, लखपति दीदियां। अच्छा, ये क्या है? मतलब ऐसी महिलाएं जो इन समूहों के जरिए साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। इनकी संख्या 20 लाख से ज्यादा बताई जाती है। ये तो वाकई अच्छा है। लेकिन नीतीश कुमार का कार्यकाल राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं जाना जाता। बार बार गठबंधन बदलने के कारण उन्हें पलटू राम भी कहा जाने लगा। हाँ, ये उनके कार्यकाल का एक अहम और विवादास्पद पहलू रहा है। वो लगातार गठबंधन बदलते रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन में, फिर वापस बीजेपी के साथ, फिर अलग होकर महागठबंधन और अब फिर बीजेपी के साथ हैं। इसका असर तो पड़ता होगा शासन पे। बिल्कुल, इस लगातार बदलाव ने राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तो बनाए रखा है और इसका असर कहीं न कहीं शासन की निरंतरता पर भी पड़ता है। तो एक तरफ विकास के दावे हैं, तेज आर्थिक वृद्धि दर है, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी बनी हुई हैं, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा में देखिए, साक्षरता दर बढ़ी है। 2001 में 47% थी, 2023 में करीब 71% हो गई। ये तो अच्छा सुधार है। हाँ, सुधार है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। और पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में अब भी बड़ा अंतर है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली बताए जाते हैं। और पढ़ाई की गुणवत्ता? वहीं पे असली चिंता है। ACER जैसी रिपोर्ट बताती हैं कि बच्चों में पढ़ने, लिखने और हिसाब करने की जो बुनियादी क्षमता होती है ना, FLN जिसे कहते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जी, वो बहुत कमजोर है। बिहार FLN इंडेक्स में सबसे नीचे रहा है। तो बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं, पर सीख कितना रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बच्चों में कुपोषण बहुत ज्यादा है। 41% बच्चों का वजन सामान्य से कम है। करीब 43% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं। ये तो बहुत गंभीर आंकड़े हैं। हाँ, बच्चों और महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया, वो भी खतरनाक स्तर पर है। करीब 70% बच्चे और 67% महिलाएं इससे पीड़ित हैं। शिशु मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो मतलब सड़कें बनी, बिजली आई? हाँ, बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 में बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपने ग्रुप में पहले स्थान पर था। लेकिन मानव विकास के जो सूचकांक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पर अभी बहुत काम बाकी है। अब बिहार की राजनीति में एक नया फैक्टर आया है, प्रशांत किशोर, PK, और उनकी जन स्वराज पार्टी। हाँ, ये हालिया घटनाक्रम है और काफी दिलचस्प भी। PK जो पहले सफल चुनावी रणनीतिकार माने जाते थे, अब खुद राजनीति के मैदान में हैं। उन्होंने मई 2022 में जन स्वराज अभियान शुरू किया था, है ना? हाँ, पदयात्रा वगैरह की थी। जी, 2 साल से ज्यादा बिहार भर में पदयात्रा की, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा, और फिर 2 अक्टूबर 2024 को इसे राजनीतिक पार्टी बना दिया। क्या अलग करने का दावा है इस पार्टी का? वो खुद को गांधीवादी सिद्धांतों वाली सामाजिक उदारवाद पर आधारित एक मध्यमार्गी पार्टी बताते हैं। फोकस है जनता का सुशासन। उन्होंने कुछ नई चीजें करने की बात कही है। जैसे अमेरिका की तरह प्राइमरी चुनाव कराकर उम्मीदवार चुनना, खराब काम करने वाले विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार देना और 90% टिकट नए चेहरों को देना। पिछले उपचुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहा? कुछ सीटों पर लड़े थे वो? हाँ, नवंबर 2024 के उपचुनाव में 4 सीटों पर लड़े थे। जीते तो कोई नहीं, पर इमामगंज सीट पर उन्हें करीब 22.5% वोट मिले। अच्छा। और बेलगंज में भी 10.5%। तो इससे उनकी मौजूदगी का एहसास तो हुआ है। PK ने अब 2025 में सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है और 48% वोट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। 48%? ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या वो सच में इतना असर डाल पाएंगे? बिहार की राजनीति तो जाति के इर्द गिर्द बहुत घूमती है।
यही सबसे बड़ा सवाल और उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उनका जोर शायद युवाओं पर, शहरी वोटरों पर और उन लोगों पर ज्यादा हो सकता है जो पुरानी वंशवादी और भ्रष्ट राजनीति से ऊब चुके हैं। एक सर्वे में उनकी लोकप्रियता 22% तक भी बताई गई थी। और बिहार में तो कई सीटें कम अंतर से जीती जाती हैं। बिल्कुल। 2020 में 50 से ज्यादा सीटें 5000 से कम वोटों के अंतर से तय हुई थीं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी 10-15% वोट भी ले आती है तो वो नतीजों को बदल सकती है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जाति का तिलिस्म तोड़ना, जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करना, संसाधन जुटाना। हाँ, उनके पास सत्ता विरोधी लहर और बदलाव की जो युवा आकांक्षा है, उसका फायदा उठाने का मौका जरूर है। पीके ने यह भी कहा है कि 2025 नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा और अगर वो यानी पीके असफल रहे तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने दांव बड़ा खेला है। अब देखना होगा कि जनसुराज बिहार की राजनीति में कितना और कैसा बदलाव ला पाती है। ये एक दिलचस्प प्रयोग है कि क्या सुशासन का मुद्दा जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ सकता है। तो इस पूरी यात्रा से श्री बाबू से लेकर पीके तक क्या मुख्य सबक मिलते हैं हमें? देखिए, कई सबक साफ दिखते हैं। पहला, स्थिर और दूरदर्शी नेतृत्व जैसे श्री बाबू के समय था वो अच्छे नतीजे देता है, जबकि राजनीतिक अस्थिरता जैसे 1961 से 90 के दौर में थी वो विकास को रोक देती है। दूसरा, सामाजिक न्याय और विकास, इन दोनों के बीच संतुलन साधना बहुत मुश्किल काम है, जैसा हमने लालू युग में देखा। तीसरा, नीतीश युग ने दिखाया कि विकास संभव है, तेज रफ्तार से भी संभव है, पर लगातार राजनीतिक उठापटक और गठबंधन बदलने से उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और शासन की गुणवत्ता? हाँ, वो सबसे अहम है। जैसी शासन की गुणवत्ता होगी वैसे नतीजे मिलेंगे। और पांचवा सबक, जाति। जाति आज भी बिहार की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, भले ही विकास की कितनी ही बातें हों। तो मतलब प्रगति तो हुई है, खासकर 2005 के बाद अर्थव्यवस्था सुधरी, सड़कें बनी, बिजली आई, गरीबी भी कम हुई। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों में अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं है। लोगों की जीवन स्तर में सुधार यानी मानव विकास वो ज्यादा जरूरी है। और भविष्य में बिहार की दिशा कौन तय करेगा? युवा आबादी की बढ़ती उम्मीदें, जनसुराज जैसे नए राजनीतिक प्रयोग, जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर और पलायन का मुद्दा, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए सोचने वाली बात क्या है जब वो वोट देने जाते हैं या राजनीति पर बात करते हैं? शायद यही कि नेताओं के काम का बारीकी से मूल्यांकन करें, उनसे जवाबदेही मांगें, सिर्फ तात्कालिक फायदों के बजाय राज्य के लंबे समय के विकास पर ध्यान दें, राजनीतिक स्थिरता को अहमियत दें और ऐसे नेतृत्व को चुनें जो सामाजिक बराबरी और आर्थिक विकास दोनों को साथ लेकर चल सके। नए विचारों और नए प्रयोगों के प्रति भी खुलापन रखें। और बिहार का जो अनुभव है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए भी अहमियत रखता है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कैसे हाशिए पर पड़े लोगों को ताकत दे सकता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि अगर अच्छी संस्थाएं न हो, अच्छा नेतृत्व न हो तो शासन कैसे विफल हो सकता है। बिहार के जो राजनीतिक प्रयोग हैं जैसे जनसुराज, उनका असर शायद राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिले। तो बिहार आज वाकई एक अहम मोड़ पर खड़ा है। बीमारू राज्य से देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक बनने का उसका सफर, ये तो साबित करता है कि बदलाव मुमकिन है। अगर क्या होगा, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि बिहार के लोग सामाजिक बराबरी और सुशासन, इन दोनों मांगों को कैसे साधते हैं। तो ये थी बिहार की जटिल और दिलचस्प राजनीतिक कहानी की एक झलक, इसके उतार चढ़ाव, इसकी कामयाबियां और वो चुनौतियां जो अब भी बाकी हैं। हाँ, और एक आखिरी बात जो इन स्रोतों से उभरती है, जिस पर हमने शायद उतनी बात नहीं की, वो ये कि बिहार की राजनीति में हमने बार बार ये पैटर्न देखा है, बदलाव का, सामाजिक न्याय की खोज का और अब सुशासन पर नए जोर का। इन सब को देखते हुए भविष्य में यहाँ किस तरह का एक अनोखा राजनीतिक मॉडल बन सकता है? क्या ये पुराने समीकरणों और नई उम्मीदों का कोई मिला जुला रूप होगा या कुछ बिल्कुल ही अप्रत्याशित सामने आएगा? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि बिहार की राजनीति का अगला पन्ना, अगला अध्याय कैसा लिखा जाएगा।